तो बच्चों अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसको एक बार वापस अपन रिकॉल कर लेते हैं और वही चीज़ें बार बार वापस रिपीट होने वाली है, इसलिए आपको लगेगा अगर थोड़ा ये बोरिंग टाइप है, बार बार वही चीज़ आ रही है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट आएगी, मेन जो चीज़ निकल करके हमारे सामने आ रही है वो यही है कि पहली बात तो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अभी जो टॉपिक्स चलेंगे कुछ देर वो इन्हीं बातों पे चलेंगे और इन्हीं चीज़ों को तो अपन ने 2 लेक्चर के अंदर समझा है। फिर अपन ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, काइनेटिक एनर्जी की जगह आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ले सकते हो। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा था। फिर तीसरी चीज़ जो हमने देखा, करंट जो है, करंट वो डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी पे नहीं करके इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, ओनली फॉर करंट। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन एक बार लिखेंगे एज लॉ बना करके इसको। तो अपन इसको चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं अब आगे के पार्ट को, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको वापस पुराने जो लेक्चर है, जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हुआ है अभी तक, उसको एक बार रिवाइज कर लें आप, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब आपको हेडिंग डाल देनी है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या लॉज है, तो देयर आर 4 लॉज, टोटल 4 लॉज। देयर आर फॉलोइंग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सीधे अपन लॉ लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ऐसे कोई नाम नहीं है कि ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 पॉइंट्स है, पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, इसमें तो अभी मैं एक बार लिख लेता हूँ ये तो लॉज, पर आगे जो है नेक्स्ट अगले जो है अब आगे के जो टॉपिक्स लिखूंगा मैं बोर्ड पे, आपके लिए पहले से लिख करके रख लिए जाएंगे। आप उनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें, इससे आपका भी टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। मैं भी इसको लिखता हूँ, इतना टाइम लगता है, तो मैं पहले से बोर्ड पे लिख करके रख दूंगा, है ना। अभी तो ये तो लिख ही रहे हैं अपन लॉज, लेकिन आगे के जो टॉपिक होगा, 1-2 जो कुछ थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेंथी टॉपिक होगा, तो उसको बोर्ड पे इतना भरूँ मैं, टाइम खराब करूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका, उसको बाद में लिख लें आप, है ना। सबसे पहले फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ से भाई आपको फर्स्ट लॉ के बारे में आपको पता है, देयर इज मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which of incident radiation for given metal, है ना, for given metal, below which there is no photoelectric emission. Photoelectric emission is called threshold frequency. और आगे अपन को एक और लाइन लिखनी है, whatsoever intensity of incident radiation is high। भाई इंटेंसिटी कितनी भी हाई क्यों नहीं हो, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ये हम कब की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा क्यों नहीं हो, कितने सारे फोटोन फेंक लो आप, पर एक फोटोन की एनर्जी अगर छोटी है, एक फोटोन की एनर्जी डिसाइड करती है फ्रीक्वेंसी। अगर एक फोटोन की एनर्जी छोटी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, एक फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ये हो गया। देयरफॉर मतलब कुल मिला के ये बता रहा है कि फोटो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस होता है। फर्स्ट लॉ ये। सेकंड नंबर लॉ है द काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज लीनियरली या यूं कह दो, बोले डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और डिपेंड कैसे करती है, वेरीज लीनियरली, है ना, लीनियरली वेरी करती है। लीनियरली का मतलब हुआ जैसे
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। अभी मैंने वो जो टेबल बनाई थी ना उसी को तो लिख रहा हूँ मैं, सारे वही तो पॉइंट है। थर्ड नंबर पॉइंट जो है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट या द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट ओनली डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। करंट किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। थर्ड लॉ है इंटेंसिटी। और ये भी कैसे डिपेंड करती है? लीनियरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई, एंड नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है ना। एक लास्ट फोर्थ नंबर लॉ है, फोर्थ नंबर पॉइंट है, वो भी आप लिख लो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। In other words, it is, या पूरा नाम लिख लो प्लीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। क्या है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अब मैंने थोड़ा फटाफट लिख लिया इसको। ये टोटल 4 लॉज है, आप इनको नोट डाउन कर ले, इनके बारे में अपन 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं, ये वही पॉइंट्स है, ठीक है। अब भाई ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के सारे लॉज हो गए, इसको एक्सप्लेन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये सारी इसकी स्टडी भी हमने कर ली है, देख लिया इन चीज़ों को डिटेल से। अब अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज तो पढ़ लिए है ना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अपन ने सारी स्टडी की, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, पर इसको थियोरेटिकली जो एक्सप्लेन करने की सबसे पहले जो ट्राई की थी वो वेव थ्योरी ने की थी। सबसे पहले वेव थ्योरी जो है वो उसने ट्राई की थी, इसको वेव थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी और उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। लेकिन वेव थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसने जो भी पॉइंट्स दिए थे वो पॉइंट्स सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अपोजिट थे, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। तो वेव थ्योरी क्यों फेल हुई उसको अपन समझ लेते हैं एक बार, है ना। वेव थ्योरी, अब देखो एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको यूँ ले, इस तरीके से ले चीज़ को कि फिजिक्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड है पूरी फिजिक्स। एक है पूरी वेव थ्योरी के बेस पे क्लासिकल फिजिक्स है, पुरानी फिजिक्स है। वेव थ्योरी जो है वेव नेचर के बेस पे लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं, और एक पूरी आपके क्वांटम फिजिक्स है ना। क्वांटम जस्ट उसके बाद में आई, जो वेव थ्योरी कई चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उसको बाद में क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। हालांकि दोनों फिजिक्स अपने आप में अपनी अपनी जगह सही है। कुछ बातें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होती है, कुछ बातें जो है वो क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होती हैं। तो वेव थ्योरी ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई इसको अपन समझ लेते हैं। देखो वेव थ्योरी जो है वो ये कहती है कि लाइट जो है, जैसे ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है। इलेक्ट्रॉन इस दीवार को, बैरियर को तोड़ के कब तक नहीं आएंगे? जब तक इनको क्या प्रोवाइड नहीं होगी, बाहर से सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। वेव थ्योरी जो है, देखो पूरा जो वेव है वो वेव जो ट्रेवल करती है वो पूरे एक मतलब एक ये सरफेस है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स के अंदर है, पर अपन को ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। तो एनर्जी पूरी वेव ऑप्टिक्स, वेव फ्रंट जो होता है इसको वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट जो एनर्जी, भाई किसी बल्ब से एनर्जी निकलती है, चारों तरफ बिखरती है ना, चारों तरफ, तो वो चारों तरफ जो एनर्जी जो बिखरी हुई है उसको जो मिलाने पे जो सरफेस बनता है उसको वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जब इतना बड़ा जो वेव फ्रंट इसके ऊपर गिरता है, तो वेव फ्रंट जब गिरता है तो हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने हिस्से की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है। सब इलेक्ट्रॉन अपने अपने हिस्से की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये वेव फ्रंट जो है जितना बड़ा होगा, इसकी एनर्जी जितनी बड़ी होगी, यानी जितनी ज़्यादा बड़ी एनर्जी होगी, जितनी बड़ी लाइट होगी, वो ज़्यादा अगर एनर्जी इस सरफेस के ऊपर गिरेगी तो अपन को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। देखो ये वेव फ्रंट जो है, इसका बड़ा होने का मतलब है इंटेंसिटी ज़्यादा होना, क्योंकि टोटल वेव फ्रंट की जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी को इंडिकेट करेगी। तो वेव फ्रंट अगर मैं कहूँ भाई अभी चलो वेव फ्रंट मैंने गिरा दिया और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाने चाहिए पर नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आप वेव फ्रंट को बड़ा करोगे, यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे।
तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वेव थ्योरी ये ऐसी कहती है कि भाई इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी जाए वेव की तो सर्टन चांस है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ये वेव थ्योरी कहती है। या यूँ समझ लो, जैसे इसको यूँ समझ लो, वेव फ्रंट के हिसाब से आप नहीं समझना चाहते हो, यूँ समझ लो आप कि वेव आके गिर रही है, भाई वेव जो है ये जो है वेव का एम्पलीट्यूड है, ये जो है ना ये एम्पलीट्यूड है वेव का, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? एम्पलीट्यूड वेव का अगर ज़्यादा होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब भी एनर्जी ज़्यादा होना है। इंटेंसिटी भी एनर्जी को इंडिकेट करती है, फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी को इंडिकेट करती है। पर अपन वेव थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आप फोटोन को भूल जाओ, थोड़ा फोटोन को साइड में रख दो आप। तो अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वेव थ्योरी कहती है, तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड की वेव अगर एक गिरेगी इसके ऊपर मेटल के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये वेव थ्योरी कहती है। यानी अगर मैं आपको यूँ बताऊँ कि भाई वेव थ्योरी जो है वो ये कहना चाह रही है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। क्या करता है? क्या डिपेंड करता है? क्या नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है, हमें पता है ऐसा नहीं होता। देखो इसको यूँ भी समझ सकते हो आप, है ना, मतलब मैं ले दे के एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, वेव थ्योरी ये कहना चाह रही है। इसको आप यूँ भी देख सकते हो कि एक लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको लिखाई थी वेव थ्योरी, तो उसमें एक हाइगेन की वेव थ्योरी लिखाई थी, फिर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लिखाई थी आपको, फिर उसके बाद प्लांक का क्वांटम थ्योरी आई थी। तो अगर जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर पैक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके ऊपर आएगा, गिरेगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तब होगा जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी ये भी ये चीज़ यही कहना चाह रहा है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। देखो मैंने कितने कितने एंगल से आपको बता दी एक ही चीज़, वेव थ्योरी के हिसाब से मैंने कितने एंगल से आपको ये बता दिया कि वेव थ्योरी ये कहना चाह रही है, वेव थ्योरी अपने फेवर में ये एविडेंस रख रही है कि फ्रीक्वेंसी पे मैटर नहीं करता है, अगर इंटेंसिटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो इसके उल्टे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहते हैं कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का रोल होता है, अगर उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी भी कम फ्रीक्वेंसी हो और आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट गिरा दो आप, तो आपके इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की या बराबर की लाइट गिरनी चाहिए। तो कहने का ये मतलब हुआ, फर्स्ट फेलियरिटी का पॉइंट जो है वेव थ्योरी का वो ये है कि वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बता ही नहीं पाई, उसके एग्जिस्टेंस को बता ही नहीं पाई कि क्या कारण है। एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो रहा है, पर वेव थ्योरी कह रही है हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए पर हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये तो पॉइंट रॉन्ग हो गया वेव थ्योरी का। तो वेव थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही है। दूसरा मेन कॉन्सेप्ट जो दूसरे पॉइंट जो है भाई फेल हुई। देखो ये मैं सारे पॉइंट उसी सीक्वेंस में समझा रहा हूँ। अभी मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बताए थे। जो फर्स्ट लॉ बताया था जो मैंने कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकंड पॉइंट भी सेम वैसा ही है, उसको भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हमने सेकंड लॉ पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है भाई। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड होते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे करती है ना, इंटेंसिटी पे नहीं करती डिपेंड। बट वेव थ्योरी उल्टा ही कह रही है। वेव थ्योरी ये कह रही है कि भाई अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, या इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का आप लाइट सरफेस पे गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उतना ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। यानी इंटेंसिटी ज़्यादा करके आप काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर सकते हो। तो कुल मिला के वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी ये कहना चाह रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जबकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, और किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना। तो ये पॉइंट भी जो है वो सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो भी फेल हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है आपको पता ही है भाई, काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे लेना देना नहीं है। वेव थ्योरी ये कह रही है कि अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ज़्यादा लाइट गिराओगे आप, अपन को भी ऐसा लगता है, कॉमन सेंस की बात है ये, हम भी ऐसा फील करते हैं कि बल्ब से अगर मैं लाइट गिरा रहा हूँ सरफेस पे, ज़्यादा लाइट गिराऊंगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ज़्यादा एनर्जी के निकलेंगे, पर ऐसा नहीं होता है ना। तो ये भी रॉन्ग हो गया सेकंड नंबर पॉइंट।
भाई और इसके बाद जो थर्ड नंबर जो पॉइंट था, वो थर्ड पॉइंट सिंपल सी बात थी कि वेव थ्योरी ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन, अब आप लाइट गिरा रहे हो, आप जब एक सरफेस के ऊपर लाइट गिरा रहे हो, तो सरफेस पे लाइट गिरा रहे हो आप, एक साथ पूरे सरफेस पे लाइट गिर रही है, तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने हिस्से की लाइट एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन पूरे सरफेस पे लाइट गिरती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर, तो हर इलेक्ट्रॉन के हिस्से में थोड़ी थोड़ी लाइट आती है, बहुत कम कम लाइट आती है, तो बहुत कम लाइट आती है और उसको तोड़ने के लिए जितनी लाइट चाहिए उतनी सफिशिएंट लाइट नहीं मिल पाती, एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है, आपने गिरा दी बहुत सारी लाइट, बहुत सारी का मतलब हो गया कि आपने बहुत सारी लाइट डाल दी पूरे सरफेस पे, अब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई लाइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो हर इलेक्ट्रॉन के हिस्से में थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, अभी उसको सफिशिएंट नहीं मिली लाइट, एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिली ताकि वो बाहर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, मिनिमम एनर्जी तो चाहिए उसको बाहर आने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप और बाद में एनर्जी डालोगे, उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो धीरे धीरे आप जब डालते रहोगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा सफिशिएंट एनर्जी इकट्ठी करने में, ताकि उस दीवार को तोड़ के बाहर आ जाए। यानी वेव थ्योरी ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलना है उसमें 1 आवर भी लग सकता है, 2 आवर भी लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जबकि हमें पता है प्रैक्टिकल ये कहते हैं, एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लाइट डाली आपने और हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, कोई उसमें टाइम नहीं लगता है, लाइट डाली, फोटोन की एनर्जी अगर सफिशिएंट है, क्वांटम थ्योरी ये कह रही है कि सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर आ जाएगा, अगर कम है तो वो फोटोन वेस्ट चला जाएगा, पर यूँ नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन वेट करे। जबकि वेव थ्योरी उल्टा कह रही है कि उसमें टाइम भी लग सकता है, महीने भर भी लग सकता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लाइट डाली अगर सफिशिएंट है तो ठीक, अदरवाइज वो लाइट वेस्ट हो गई, वो एनर्जी वेस्ट हो गई, आपने जो फोटोन डाला है, मतलब जो भी एनर्जी फाउल की है वो कोई मतलब की नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो सफिशिएंट डालो और हाथों हाथ निकलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसको भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये सारे पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले इसका, है ना, लिखूंगा तो ऐसे टाइम खराब होगा आपका, मैंने एक्सप्लेन कर दिए, यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बोली, 3 पॉइंट है। सबसे पहले बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर नोट डाउन करते रहना आप, है ना। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत ही फ़ायदा है ये डिजिटल स्टडी का। तो देखो बहुत बड़ा है नो डाउट देखने में, लेकिन एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखना आपको, मैं इसको बहुत जल्दी ही जैसे कि पूरा एक्सप्लेन कर दूँ शॉर्ट कर दूँगा। एक्चुअली ये इसलिए इतना लिखा है, इतना लिखा, वैसे तो एग्जाम में इतना लिखना चाहिए पर आप लोग बहुत बिजी हो, टाइम है नहीं आपके पास, एग्जाम में भी आपके पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा और ऐसा शॉर्ट करेंगे कि नंबर 1 भी नहीं कटे, है ना। तो ये इसलिए लिखा है इतना कि जब हम रिवाइज करें पढ़े तो हमारे सामने फुल एक्सप्लेनेशन आना चाहिए चीज़ का, है क्या, आखिर हो क्या रहा है ना। नोट्स है, नोट्स तो आपके आगे तक काम आएंगे, जब तक आपके साथ फिजिक्स रहेगी, साइंस रहेगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो चीज़ें थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए हमारे पास। शॉर्ट में तो फिर उनको हम कभी भी कर सकते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी, होता है एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको कौन सा कोई पूरा याद रहता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, फेलर ऑफ वेव थ्योरी, इस बार इसको मैं पढ़ भी लूँगा साथ साथ ताकि आपको कहीं लिखने में अटक जाओ तो पता चल जाए। फेलर ऑफ वेव थ्योरी क्यों फेल हुई, तो दी वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों, सबसे पहला पॉइंट, अब ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, उसी सीक्वेंस में वही है, खुद की लैंग्वेज है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है इसको, है ना, तो इसलिए आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब द एनर्जी, कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज इंक्रीज्ड, एम्पलीट्यूड बढ़ाया, इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीज्ड, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, जो इंटेंसिटी होती है ना आई, वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ए के स्क्वायर के। खैर ये अभी अपन को दिमाग में नहीं रखना है। देखो, सो नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अ लाइट वेव ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी शुड बी एबल टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या कह रहे हैं लोग कि कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, अगर सफिशिएंट इंटेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एबल हो जाएंगे बाहर आने के लिए, एमिट हो जाएंगे भाई इलेक्ट्रॉन। थस द वेव थ्योरी फेल हो गई भाई, फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फेल्ड हो गई है ना, ये थ्योरी बता ही नहीं पाई कि
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की क्यों ज़रूरत है और होती भी है कि नहीं, ये एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाई, इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने, ये मेन चीज़ थी पहली। दूसरा ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, विल एमिट मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, दैट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज विथ इंटेंसिटी। यानी ये कह रहा है ज़्यादा अगर इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी कह दो या स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ही बात है। बट एक्सपेरिमेंट शो दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करके किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे। और थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वेव फ्रंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वेव फ्रंट लिखा हुआ है, वेव फ्रंट, ये वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में, खैर अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एनर्जी जितनी फैली हुई होती है ना उसको वेव फ्रंट कहते हैं। इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मेटल सरफेस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, सो they intercept a small amount of energy, therefore an electron may take a finite time to pick up sufficient energy to get ejected but facts show that photoelectric emission is an instantaneous process। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जब लाइट एनर्जी सरफेस पे गिरती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के हिस्से में एनर्जी आती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, तो इसलिए उनको बहुत टाइम लग सकता है एमिट होने में, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, एक बार शॉर्ट में इन तीनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो बच्चों एग्जाम में आ जाए कि भाई वेव थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वाई वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। 3 पॉइंट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन existence of threshold frequency। एक तो ये बता ही नहीं पाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती है, कि उसकी क्यों जरूरत है फ्रीक्वेंसी का। दूसरा क्या कारण था भाई, तो ये बता रही है कि ये जो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी। ये बता ही नहीं पाया फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड भी करती है, ये तो कह रहा है इंटेंसिटी पे डिपेंड करी। और तीसरी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। बस ये 3 पॉइंट लिख लो भाई, एक ही बात है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये लिख लेना भैया ना, 3 पॉइंट लिखना है आपको, एग्जाम में छापने हैं। 3 पॉइंट अगर आ जाते हैं तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और अपन एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं फोटोन के बारे में। फोटोन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज पढ़ लिया अपन ने, अब एक थोड़ा सा अपन डिटेल से, मतलब थोड़ा सा तो क्या पढ़ेंगे, डिटेल से अपन एक बार फोटोन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक अपन फोटोन का नाम ले रहे हैं पर उसको समझा नहीं है क्या है। अब बच्चों अपन बात करते हैं फोटोन के बारे में, हेडिंग डाल देना फोटॉन्स। फोटोन इज discrete packets of energy के भाई पैकेट्स हैं, बंडल है, बंडल कह दो या पैकेट्स है, डिस्क्रीट का मतलब टुकड़ों में बटे हुए, ठीक है। इट इज द क्वांटा ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का क्या है, क्वांटा ऑफ एनर्जी। फोटोन का जो नेचर होता है भाई वो एज अ पार्टिकल नेचर होता है, इसको एक तरीके से ये पार्टिकल ही है, क्या है, फोटोन पार्टिकल है, ध्यान रखना। तो एक्चुअली अब जैसे आप यूँ देखो, कोई भी चीज़ को अगर आप तोड़ते हो तो लास्ट में एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उससे छोटा उसका पार्ट होगा नहीं, और वो पूरी चीज़ उसी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। ऐसे कैसे एनर्जी जो है वो भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बनी हुई है, और एनर्जी का जो सबसे छोटा पार्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एनर्जी की, उसका क्वांटा या फोटोन कहेंगे अपन, ठीक है। तो फोटोन जो है एनर्जी का सबसे छोटी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। पैकेट होता है एनर्जी का, छोटा सा पैकेट होता है, बंडल होता है, और उस बंडल को और नहीं तोड़ सकते आप, उससे छोटा नहीं कर सकते, उसको फोटोन कहते हैं। और जब भी एनर्जी किसी सरफेस पे गिरती है
तो एनर्जी किससे कंपोज्ड है, किससे मिलके बनी हुई, छोटे छोटे पैकेट से। पैकेट को क्या कहेंगे, फोटोन। तो जब लाइट गिरती है, एनर्जी गिरती है किसी सरफेस के ऊपर, यानी वो पैकेट गिरते हैं सरफेस पे। तो सरफेस पे अगर इंटररिएक्शन होगी सरफेस के साथ, कोई सरफेस मतलब अगर कोई सरफेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मतलब हो गया वो उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फोटोन को एब्जॉर्ब करने का मतलब एक ऐसा हो गया कि जैसे आप एक बॉल दीवार पे फेंक रहे हो, तो बॉल और दीवार के बीच में कॉलिजन होगी, तो बॉल अपना मोमेंटम, अपनी एनर्जी उस दीवार को ट्रांसफ़र करेगी। तो सेम वही फिनोमिनन होगी, सेम वही प्रोसेस होगा कि जब एक फोटोन किसी सरफेस पे टकराएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराएगा या किसी सरफेस पे टकराएगा, तो फोटोन और उस सरफेस के साथ, उस इलेक्ट्रॉन के साथ या उसके साथ कॉलिजन होगी। क्या होगी, कॉलिजन। तो कॉलिजन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फोटोन पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, कॉलिजन से मोमेंटम भी चेंज होते हैं। तो ये सारे जो है प्रोसेस होते हैं। यानी फोटोन कॉन्सेप्ट जो है, फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से वो पार्टिकल कॉन्सेप्ट को बता रहा है कि अगर एनर्जी को कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एब्जॉर्ब करता है, पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, तो वो फोटॉन्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या इसके नेचर्स होते हैं, उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो बोले आप हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। और इन प्रॉपर्टीज के थ्रू अपन फोटोन को अच्छे तरीके से समझेंगे। द इंटररिएक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, मैटर का मतलब कोई दूसरा और पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ रेडिएशन की इंटररिएक्शन। रेडिएशन बिहेव्स एज इफ it is made up of a particle called photon, बहुत सिंपल सी बात है भाई। रेडिएशन जब किसी मैटर के ऊपर गिरता है, किसी सरफेस पे गिरता है, जैसे बोर्ड के ऊपर लाइट गिरा दिया आपने, तो रेडिएशन जो है इसके ऊपर गिरेगा, तो रेडिएशन एज अ वेव की तरह बिहेव नहीं करके पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल के फॉर्म में गिरेगा सरफेस के ऊपर। उस पार्टिकल को आप क्या कहोगे, फोटोन कहोगे। सेकेंड नंबर, द फोटोन ऑफ या ऐसे लिख लो इसको, ऑल फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या यूं करो ना यार, एक सेकेंड हो। सेकेंड पॉइंट लिखो, the energy of photon depends linearly with frequency and not depend upon intensity, does not depend upon intensity। भाई जो फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा h। देखो एक फोटोन की, एक पैकेट की एनर्जी होती है h न्यू, वेयर जो h होगा इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है h की 6.632 होती है। कई बुक्स में आप हो सकता है कई जगह 6.3 के बाद ये जो 6.633 नहीं देख करके सीधा 6.2 ही लिखा हुआ देखो, है ना, 6.62 इंटू 10⁻34 पर ये पावर याद होनी चाहिए, जूल इंटू सेकेंड, ये इसका यूनिट है। तो ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो लाइट निकल गई सोर्स से और फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो जितने भी फोटोन उस सोर्स से निकल रहे हैं, उस बल्ब से निकल रहे हैं, जिस सोर्स से फोटोन एमिट हो रहे हैं, उन सब की एनर्जी सेम होगी। सारे फोटोन एक जैसे होंगे। कब? जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, इंटेंसिटी भले कुछ भी हो। तो थर्ड नंबर पॉइंट यही है। फटाफट साफ करके लिखो इनको। बहुत इजी चैप्टर है भाई, बिल्कुल इजी चैप्टर है, और 3 लेक्चर और है, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। ऑल फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी होती है भाई फोटोन की, और कितनी होती है एनर्जी? E इक्वल टू एच न्यू, एंड सेम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम।
फोटोन के मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो h अपॉन लैम्बडा होता है। क्या होता है? h अपॉन लैम्बडा होता है। ठीक है, ये आगे वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन डिराइव करेंगे। और ये भी फॉर्मूला याद रखो, मोमेंटम का फॉर्मूला h अपॉन लैम्बडा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है फोटोन का। सो डू नॉट, photons are do not deflect by electric and magnetic fields। भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मुड़ते नहीं है ना। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर और मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर वैसे ही पता चल जाएगा आपको कि भाई जो अगर एक पार्टिकल जब ट्रेवल करता है, चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है तो मुड़ जाता है। पर फोटोन पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ and it does not change with frame। भाई आइंस्टाइन की आपने देखो ये लाइन क्या है, मतलब फोटोन की हमेशा स्पीड जो है लाइट के बराबर होगी। लाइट की स्पीड कितनी होती है? c होती है लाइट की स्पीड, c के इक्वल। फोटोन हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। देखो आपको ये पता होगा, आपने 11th में पढ़ा है कि जैसे अगर मान लो कोई ट्रेन चल रही है, अगर मान लो जैसे कोई ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन अपोजिट में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंट होगी उसकी पर्सन की। या अगर दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अलग होती है। यानी स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करने पर स्पीड चेंज हो जाती है। अगर हम किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं और अंदर बैठ करके दौड़े तो हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड अलग होती है ना। लेकिन फोटोन की स्पीड जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोटोन भले किसी दूसरे फ्रेम में भी डाल दो और वो फ्रेम चल रहा है तो भी फोटोन की स्पीड उतनी रहेगी। यानी देखो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लाइट की स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और लाइट की स्पीड, अगर कोई लाइट की स्पीड से चल रहा है तो फिर उस पर रिलेटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फोटोन हमेशा कितनी स्पीड से दौड़ता है? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। एक फोटोन कभी रुकता नहीं है, उसका रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन विल बी ऑलवेज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। भाई देखो एक आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये सारे पॉइंट्स है, बस लिखने हैं अपन को, बहुत इजी है। एक मूविंग पार्टिकल के मास का फॉर्मूला ये होता है 1 - v² अपॉन c²। ये m मूविंग पार्टिकल का मास है और m0 उस पार्टिकल जब रुक जाता है तब उसका मास है। स्पीड अगर उसकी 0 हो जाती है तब ये मास है। मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो m0 जो है रेस्ट मास है भाई। तो रेस्ट मास क्या होगा बताओ, इसको उधर भेज दो। m1 - v² अपॉन c²। मैंने आपको बताया हमेशा फोटोन की स्पीड v कितनी रहेगी? v किसके इक्वल रहेगा? c के इक्वल। तो यहाँ पे आप v की जगह c रखो, आप रख के देखो तो c रखोगे तो c² से c² कट के कितना आ जाएगा? 1, और 1 से 1 कट के 0। तो m0 पूरा क्या हो जाएगा? अरे m0 पूरा 0 हो जाएगा। तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ भाई, इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर ले, आगे और कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं अपन, है ना। 7 नंबर पॉइंट, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। तो आपको देखो एक फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला E = h पता ही है और एक E = mc² भी पता है एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी पार्टिकल का। तो m मास फोटोन का, जब भी आपको मास की जरूरत पड़े तो आप क्या रखोगे? तो इसको मैं c² को अपॉन भेज देता हूँ। एक तो E के अपॉन में c² भेज दो, ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो, या c² को h न्यू के नीचे भेज दो, h न्यू अपॉन c²। ये फोटोन के इफेक्टिव मास का फॉर्मूला है। लीनियर मोमेंटम क्या होगा भाई? मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो अभी मैंने बताया था, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो तो c के इक्वल होती है। क्लियर? m इंटू सी। m की वैल्यू मैं ऊपर से उठा के रख दूँ भाई, देखो ऊपर से उठा के एक बार ये वैल्यू रखूँ मैं m अपॉन c² और इंटू सी। ये c तो c पड़ा है और m की जगह e/c², c से c कट जाएगा तो ये क्या आ रहा है? e अपॉन c आ रहा है ना। और अगर मैं इस e की जगह h न्यू रखूँ तो क्या आएगा? h न्यू अपॉन c। ये फॉर्मूला भी काम आएगा भाई, ये आप तो ये याद रखो। एक तो h न्यू अपॉन c, न्यू है ना, न्यू सही लिखना भाई, मोड़ के टांगे दौड़ना, मोड़ देना यूँ। एक तो मोमेंटम का फॉर्मूला है h न्यू अपॉन c। एक और फॉर्मूला है भाई
न्यू की जगह आपको पता होगा H/c लिखा हुआ है, न्यू मैं बार बार लिख रहा हूँ, न्यू जो होता है वो C/λ होता है, ये याद रख लो। तो C से C कट गया, तो फोटोन के दो फॉर्मूले हो गए मोमेंटम के, hν/c जब फ्रीक्वेंसी दी जाए तब ये लगाना है, और वेवलेंथ दी जाए तब H/λ, ये फोटोन के लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट 9th नंबर फॉर्मूला, 9th नंबर कॉन्सेप्ट, नाइन्थ नंबर ये है भाई, अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, ये 9th और 10th नंबर दो प्रॉपर्टी और है, ये आप चाहो तो खुद लिख लेना अपने लेवल पे, मैं बोल देता हूँ। 9th नंबर है कि फोटोन अगर डिफरेंट मीडियम में जाएगा, अलग अलग मीडियम में जाएगा, तो वेवलेंथ फोटोन की अलग होगी। दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये हमने रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो वेवलेंथ चेंज होने से उसकी क्या है, मीडियम के अंदर स्पीड चेंज हो जाएगी। देखो रिलेटिव स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मीडियम में स्पीड चेंज हो रही है, वो तो नेट स्पीड चेंज हो रही है ना। रिलेटिविटी वो फ्रेम की वजह से चेंज नहीं हो रही है कि कहीं और बैठा दिया तो चेंज हो गई, नहीं, वो तो कोई मीडियम के अंदर ही घुस गया किसी दूसरे में, तब उसकी स्पीड वेलोसिटी जो है फोटोन की चेंज होगी, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है। ये हमने रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा हुआ ही है कि एक लाइट, जब लाइट मतलब फोटोन ही, अब फोटोन तो अब वर्ड सुना हमने, बाकी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा ना स्टार्टिंग में रे ऑप्टिक्स में। तो लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्या चेंज होती है, एक तो वेवलेंथ और एक उसकी स्पीड चेंज होती है। मीडियम की वजह से स्पीड चेंज हो सकती है फोटोन की। और एक नेक्स्ट आप 10th नंबर पॉइंट ये लिख सकते हो, ऑल फोटॉन्स ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, बट लेकिन हमारे लिए ये प्रॉपर्टीज इनफ थी। अब देखो भाई, मैं जो चीज़ बता देता हूँ, मैं बार बार एक फॉर्मूला ये काम में लूँगा, E=hν और ν मैं लूँगा C/λ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में, तो इस फॉर्मूले को आप दिमाग में डाल दें। बाकी मुझे अभी कोई फोटोन की इतनी ज़रूरत है नहीं। फोटोन क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, एनर्जी के बंडल्स है छोटे छोटे। फोटोन जब एनर्जी गिरती है, लाइट गिरती है सरफेस पे, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर रिएक्शन होगी। तो अब ये फोटोन के जो कॉन्सेप्ट है, इसी को आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन डेराइव किया, फाइंड आउट किया, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और उस इक्वेशन की ये खासियत थी कि उस इक्वेशन को देख के आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो हमने 4 लॉज पढ़े ना, उन लॉज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आइंस्टाइन ही जो साइंटिस्ट था, उसने पूरा इसको एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। तो अपन अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू फाइंड दिस इक्वेशन, आइंस्टाइन used following main points। कुछ पॉइंट्स यूज किए इसने, यूँ लिख रहे हैं अपन, बाकी तो इक्वेशन का डेरिवेशन तो छोटा सा है, 2 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है। दी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटररिएक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच में इंटररिएक्शन। कौन कौन से भाई 2 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्यों होता है, क्योंकि फोटोन जाके गिरता है इलेक्ट्रॉन पे, इन दोनों के इंटररिएक्शन की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। दूसरा इसने कहा कि भाई एक फोटोन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब 1 फोटोन, है ना। तीसरी बात इसने छोटी सी बात कही कि भाई फोटोन को अगर एमिट करवाना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है, तो मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर होगी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, और उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन टू एमिट इलेक्ट्रॉन। और चौथी इसने बात कही एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अभी ये 4 पॉइंट थे जो इसकी ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे काम आएंगे अपने। आप भले ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बाकी डेरिवेशन बहुत छोटा सा लगेगा, थोड़ा सा लिख लेना चाहिए, है ना। ये है इजी है, वैसे देखने से ही पता चल रहा है। तो मैं ये कह देता हूँ, लेट अ फोटोन
ऑफ एनर्जी न्यू, सॉरी फ्रीक्वेंसी न्यू, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, और ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है ना, ये न्यू, ये ग्रेटर देन है भाई थ्रेश होल्ड से। न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड से तो ज़्यादा तो डालना पड़ेगा ना, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा ना। लेट अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। अब ये मेटल के सरफेस पे तो गिर गया भाई, ठीक है। दिस एनर्जी, द एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो टोटल एनर्जी है ना कितनी होगी? न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन है तो फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन टू वेज, दो तरीके से काम आएगी भाई। इन टू पार्ट्स कह दो भाई, टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में एनर्जी काम आएगी, है ना। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? मैं थोड़ा सा ये रफ कर लूँ भाई, या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ। दो पार्ट में एनर्जी काम आएगी। सबसे पहले तो देखो, कुछ एनर्जी का जो हिस्सा है, कुछ एनर्जी का पार्ट तो काम आएगा एज वर्क फंक्शन, एज वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। और कुछ हिस्सा, ये न्यू सही लिखना भाई, कई स्टूडेंट वी लिख लेते हैं। और कुछ एनर्जी जो है काम आएगी एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है, हाफ mv²। तो मैं ये रफ कर लेता हूँ पॉइंट्स, देखना। पास में आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन। आपको पता है ना, अपन 2 दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप फोटोन गिराओगे, आप एच न्यू एनर्जी का फोटोन गिरा रहे हो, ये एच न्यू एनर्जी का फोटोन गिर रहा है, तो जब इस फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन पिकअप करेगा तो कुछ एनर्जी तो कहाँ खर्च हो जाएगी? वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी ना भाई। आपने 6h का फोटोन डाला तो 4h तो दीवार तोड़ने में खर्च हो जाएगी, तो कुछ एनर्जी तो इस वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी। तो एच न्यू एनर्जी का जो फोटोन डाला आपने, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो 2 तरीके से काम आएगी। एक तो काम आएगी वर्क फंक्शन में, और बाकी बची हुई एनर्जी जो काम आएगी, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो रहेगी मैक्सिमम। तो आपने एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। यार इतना इजी चीज़ है, अपन 2 दिन से इसी के बारे में बात किए जा रहे हैं। आपने एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला, कहाँ खर्च हो रही इसकी एनर्जी? फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, कुछ तो दीवार तोड़ने में ही खर्च हो गई। कितनी खर्च हुई दीवार तोड़ने में? वर्क फंक्शन φ0। बाकी बचेगी ना, थोड़ी बहुत तो बचेगी, नहीं बचेगी तो अलग बात है। नहीं बचेगी इसका मतलब आपने पूरा वर्क फंक्शन के बराबर ही लाइट डाली। पर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी दीवार तोड़ने के बाद, वो कहाँ पे रहेगी? काइनेटिक एनर्जी में, और उसको कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पूरी की पूरी बची हुई एनर्जी को हम मान रहे हैं काइनेटिक। वैसे ऐसे होता नहीं है, कुछ एनर्जी हीट में खर्च हो जाती है, कुछ कहीं और खर्च हो जाती है, पर वो सारे फैक्टर अपन इग्नोर कर रहे हैं। अपन ने तो फोटोन गिराया, दीवार तोड़ने में एनर्जी वेस्ट हुई, बाकी बची हुई जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसको पूरी को अपन ने मान लिया काइनेटिक एनर्जी। बाकी बची हुई जितनी भी एनर्जी है ना, उसको पूरी को काइनेटिक एनर्जी मान लिया, इसलिए अपन कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है भाई? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। ये v लिखा है, ये न्यू लिखा है, ये न्यू लिखा है, सही लिखना। इसको उधर भेज लेते हैं। ये जैसे उधर जाएगा और फिर h कॉमन ले लेना, तो ये तो रह जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और सामने क्या रह गया? हाफ mv²। ये भाई आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गया। देखो इतना इजी डेरिवेशन था। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये डायग्राम बना देना साइड में, और ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको आप देखो हाफ mv², ये लास्ट जो अभी लेक्चर हुआ है जस्ट इससे पहले वाला, उसमें देखना आप इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो EV0। ये V है, कैपिटल V है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी बराबर होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो अब एक नीचे लाइन लिख लो, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हो गया डेराइव ये इक्वेशन, बस इतना इजी था, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है भाई, अदर फॉर्म। ये कोई काम की तो है नहीं, पर यू लिख लेते हैं अपन, है ना, कोई पूछी नहीं जाती एग्जाम में। यहीं तक एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लिख लेना। डेराइव तो ये डेराइव कर लेना, वो जो मेन पॉइंट्स लिखने चाहिए आपको भी। मैं तो मेरे हिसाब से सब सही ढंग से करवा रहा हूँ, पर नहीं भी लिखोगे तो उसके नंबर नहीं कटेंगे उन पॉइंट्स के, जो मैंने अब थोड़ी देर पहले जो 4 पॉइंट लिखे थे।
ये आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। थोड़ी लैंग्वेज जो लिखी थी मैंने, वो एनर्जी 2 पार्ट में यूज आती है, वो जरूर लिखनी है आपको पूरा। अदर फॉर्म क्या है देखो, तो ये इक्वेशन ऐसा है, h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हम कॉपी को जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं एग्जामिनर को, उतने अच्छे हमारे नंबर आते हैं। हमारा मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए, उसको भी 1-2 चीज़ सीखने को मिलनी चाहिए कि भाई स्टूडेंट ने कुछ नई चीज़ लिखी, नई बात लिखी, इंप्रेशन पड़ता है। और एक बार तो आपके पास आराम से सफिशिएंट टाइम होता है एग्जाम में, 3.25 घंटे हैं, आप आराम से पेपर अटेंड कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइम से रिलेटेड कोई इशू मुझे नहीं लगता आएगा। तभी आता है जब आप कोई काट छाट करते हो, क्वेश्चन कर रहे हो, फिर काट रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, तब ऐसे इशू आएंगे आपके। अदरवाइज टाइम सफिशिएंट मिलता है। पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट सारे कर दें, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल पार्ट करें आप, फिर न्यूमेरिकल पार्ट करें। बस क्वेश्चन को बिखेरे नहीं पेपर अटेंड करते टाइम कि एक क्वेश्चन यहाँ कर रहे हो, एक कहीं और कर रहे हो, उसके पार्ट सारे पार्ट है तो एक साथ करें उनको, है ना। आगे कभी अपन एक दिन लेक्चर रखेंगे जिसमें अपन ये बात करेंगे कि पेपर कैसे अटेंड करना चाहिए। एक अपन पहले तो अटेंड तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले ये भी बात करनी चाहिए अपन को कैसे स्टडी कैसे करनी चाहिए, नोट्स कैसे याद करने चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, टाइम अपना कैसा होना चाहिए, सारा मैनेजमेंट। और इसके ऊपर भी अपन को एक बार बात करनी चाहिए कि प्रॉपर कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे अपन अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इस पर भी अपन कभी टाइम निकाल करके बात करेंगे, नो डाउट, पूरा वेल मैनेज के साथ। देखो एच न्यू की जगह मैं लिख लेता हूँ सी अपॉन लैम्बडा। पता ही आपको न्यू का फॉर्मूला, और न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन लैम्बडा नॉट। ये भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, हाफ mv स्क्वायर। ये आ गया। बस सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ। लो ये एच तो पड़ा है ना भाई, एच तो पड़ा है, सी को कॉमन ले लो, यहीं पे ले लो ना आप, तो डायरेक्ट लिख लो आप, तो ये 1 रह जाएगा, सी कॉमन आ गया। ये एक दूसरा फॉर्मेट है जो वेवलेंथ की टर्म में, वो तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में और ये वेवलेंथ की टर्म में। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये भी वो भी, इसकी हमारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, अभी तो मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूँ, उस टॉपिक के बाद आज के लेक्चर में एक टॉपिक और होगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद अपन अगला लेक्चर लेंगे जिसके अंदर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इस इक्वेशन पे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वो न्यूमेरिकल वाला जो होगा, वो जो लेक्चर होगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूजफुल भी होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे। इसलिए आप इस लेक्चर को, आज वाले लेक्चर को आप थोड़ा अच्छा प्रिपेयर कर देना। मैं एक बार रफ कर रहा हूँ इसको, और एक टॉपिक है, फटाफट लिख लेते हैं अपन। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन बाय आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करके, इक्वेशन लिखना है आपको पहले, उस इक्वेशन को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर रहा है। वो जो 4 लॉ पढ़े थे ना हमने, उन चारों लॉ को आप इसको आइंस्टाइन के इक्वेशन की हेल्प से आपको बताना है। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन है, एक बार पहले इक्वेशन लिखना है हमेशा, नंबर है इसके, न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ mv स्क्वायर। ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, देखना आप। और बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं जो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इसने फर्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन किया, तो आप देखो, इसको समझो, आप खुद भी कर सकते हो, आप होते तो आप भी कर लेते, आइंस्टाइन की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, ये काइनेटिक एनर्जी, और सामने ये न्यू क्या है, ये न्यू नॉट तो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ये तो होती है उस मेटल पे डिपेंड करती है। मेटल जो होता है ना भाई, इस पे डिपेंड, हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अलग होती है, ये तो इस पे डिपेंड करती है। ये न्यू क्या है, ये न्यू हमारे फोटोन की फ्रिक्वेंसी, जो फोटोन गिर रहा है ना उसकी फ्रिक्वेंसी। मैं कहता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, मतलब मिनिमम मुझे 4 चाहिए, और अगर मैं 4 से कम डाल दूँ, मैं 3 हर्ट्ज डाल दूँ, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या बाहर, नहीं निकलेगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अपन को एक्सप्लेन करना है। तो आप इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ ये न्यू किसकी फ्रिक्वेंसी है, जो गिर रही है वो फ्रिक्वेंसी न्यू, तो जो गिर रही है वो फ्रिक्वेंसी न्यू अगर थ्रेशोल्ड से कम हो जाए, लेस देन न्यू नॉट हो जाए, तो फिर मुझे यूँ बताओ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी। इसको हटा देता हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर जो आ रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये इसका सामने वाली टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है।
तो इसका मतलब है कि इससे थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे इसका मतलब। तो इस ये अपने आप में यही बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन नहीं होगा। तो अपन इसको लिख लेते हैं, इफ़ न्यू लेस देन न्यू नॉट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फटाफट लिखना भाई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो to emit photoelectron, the frequency of incident radiation must be greater or equal threshold frequency। ये लिख लिया मैंने, फटाफट आप भी पॉइंट लिख लेना है ना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और भले इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इट डजंट मैटर व्हाट सो हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट ये तो बार बार मैंने कहा ना, वही आएंगी चीज़ें, इसलिए बहुत इजी है अब तो चैप्टर पूरा, ये तो खत्म ही होने वाला है। दूसरी बात, अच्छा दूसरा ये भी, हाँ दूसरी पॉइंट, दूसरा लॉ आप देखो, कॉपी पलटो आप पीछे से अगर लिखा हुआ है तो दूसरा ये लॉ था, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और दिख रहा है ना ये काइनेटिक एनर्जी और सामने कौन है, फ्रीक्वेंसी। ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगी। तो सेकेंड नंबर पॉइंट है हियर, हाफ एम वी स्क्वायर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फ्रीक्वेंसी के, दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, बट ये प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से बड़ी होनी चाहिए भाई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किसके साथ वेरी करती है, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ी हो, कम होगी तो फिर ये पहले पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम भाई काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैक्सिमम जरूर लिखे आप, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, ये भी साथ साथ बता दो, अपॉन इंटेंसिटी। इसी को देख के मैं पॉइंट लिख रहा हूँ भाई, ये इसी को देख करके अपन पॉइंट्स लिख रहे हैं। थर्ड नंबर पॉइंट तो आप फेमिलियर हो, जानते हो, आइंस्टाइन कहता है एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कितने फोटोन निकलेंगे, जितनी इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ फोटोन को ही तो इंटेंसिटी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा फोटोन गिरेंगे और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा करंट होगी। यानी करंट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। थर्ड पॉइंट लिखो, बस चारों पॉइंट लिखने हमें। ऐसे कैसे लिखना भाई, पहले इक्वेशन जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यार एक सेकेंड हो भाई, ये थोड़ा रफ कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, वन इलेक्ट्रॉन कैन इंटररिएक्ट ओनली विथ वन फोटोन, ओनली विथ वन फोटोन। इसको वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन थ्योरी कहते हैं। वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन थ्योरी, वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन, है ना। तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। सो नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, भाई ये देखो मैं भी मन से लिख रहा हूँ और ऐसे कैसे आपको भी याद हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, दैट मीन्स करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट only depends upon इंटेंसिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। और वो भी कैसे डिपेंड करती है, लीनियरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ग्राफ बनाया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। और लास्ट एंड फोर्थ नंबर पॉइंट, भाई ये जो कॉलिजन होती है, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होती है और हाथों हाथ होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। सीधा लास्ट पॉइंट लिख लो, आइंस्टाइन कहता है हाथों हाथ होता है, कोई एनर्जी यूनिक पड़ी रहेगी महीने भर। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज
इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये अंडरलाइन कर लेना है ना, यानी कहने का मतलब नो टाइम लैग, टाइम का गैप नहीं होता है, नो टाइम लैग, LAG। ये 4 पॉइंट लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आइंस्टाइन का। ये क्वेश्चन RBSE हो या CBSE, आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख लेना, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि राइट डाउन आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड यूजिंग दिस इक्वेशन एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं, पहले इक्वेशन लिखना फिर एक्सप्लेन करना, बिना इक्वेशन लिखे एक्सप्लेन कर दिया तो नंबर कट जाएंगे आपके। अब देखो एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है कई बार, RBSE CBSE दोनों में, कि राइट द मेन 3 फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर दैट वाज यूज्ड बाय द आइंस्टाइन टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने फोटोन के कौन से फीचर्स को, 3 फीचर्स बताने आपको, कौन से काम में लिए। तो आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं, इतनी सारी फोटोन की प्रॉपर्टीज़ लिखी मैंने, उसमें से आपको कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी फोटोन की, पर फिर भी मैं आपको 3 मेन फीचर्स लिखा देता हूँ फोटोन के जो आइंस्टाइन ने यूज़ किए थे। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में ये 3 फीचर्स ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो मैं लिखा रहा हूँ वो 3 फीचर्स लिखें। अदरवाइज आपको इतने सारे जो 10 पॉइंट लिखाए थे उनमें से भी आपको 3 लिख सकते हो आप, है ना। तो मैं 3 फीचर्स लिखता हूँ। ये क्वेश्चन जो अभी मैं लिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये मैंने आपके लिए पहले ही लिख लिया ताकि टाइम खराब नहीं हो। पॉइंट्स वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो। फोटोन, देखो द मेन फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर यूज्ड बाय आइंस्टाइन इन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने कौन सी फोटोन की प्रॉपर्टीज यूज की थी इक्वेशन, आइंस्टाइन के इक्वेशन को डेराइव करते टाइम? ये 3 प्रॉपर्टीज है। पहला, फोटोन डिस्क्रीट पैकेट है एनर्जी का, क्वांटा एनर्जी का, ये हमें पता ही है, छोटे छोटे पैकेट्स है एनर्जी के। फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, प्रोपोर्शनल हटाने पे E=h, यानी फॉर्मूला लिख लेना आपको। फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, हमें पता ही है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन से की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में, और जब फोटोन जाकर के गिरता है इलेक्ट्रॉन पे तो पूरा 1 कंप्लीट फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो हमें पता ही 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी कि एक पूरा कंप्लीट फोटोन एब्जॉर्ब होता है। ये आइंस्टाइन की जो इसने मेन जो ये फॉर्मूला यूज़ किया इक्वेशन को डेराइव करते टाइम, और ये सारे पॉइंट्स थे। बाकी आप दूसरे भी लिख सकते हो, पर ये मेरे हिसाब से तो आपको पहले प्रायोरिटी में ये 3 लिखने चाहिए पॉइंट। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे करने के लिए, अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर वो लेक्चर कंप्लीट होते ही एक लेक्चर और रहेगा ड्यूल नेचर के ऊपर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे। ठीक है, थैंक यू भाई।